हेलो एवरीवन। बिल्ड आईएएस पीसीएस के करंट अफेयर्स के सेशन में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम 20 जून से 25 जून 2023 तक के टॉप 10 करंट अफेयर्स को इन डेप्थ में कवर करेंगे। और दोस्तों, शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर लें। सो लेट्स बिगिन। गिरा झरना किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। इसका सही विकल्प दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा। गिरा झरना गुजरात में स्थित है। चलिए अब इसकी डिटेल्स को देखते हैं। गिरा झरना भारत के पश्चिमी घाट में स्थित एक झरना है। यह गुजरात के डांग जिले में वाघई गांव के पास स्थित है। यह झरना अंबिका नदी में गिरता है। अंबिका नदी पश्चिम की ओर बहने वाली एक प्रमुख नदी है। अंबिका नदी का उद्गम महाराष्ट्र के नासिक जिले के कोटांबी गांव के पास सतपुड़ा पहाड़ियों से हुआ है। और इसकी सहायक नदियों की अगर हम बात करें तो इसकी सहायक नदियां खापड़ी, वलम, कावेरी और खाड़ियार अंबिका नदी की मुख्य सहायक नदियां हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भूमध्य सागर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन, यह डार्डानेल्स जल डमरू मध्य के माध्यम से अटलांटिक महासागर से जुड़ा है। दूसरा कथन, यहाँ उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु होती है जिसमें आमतौर पर हल्की गीली सर्दियां और गर्म शुष्क ग्रीष्मकाल होता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? यह है आपके ऑप्शन हैं केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। दोस्तों, इसका सही विकल्प ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल दो। चलिए अब इसकी डिटेल्स को देखते हैं। भूमध्य सागर एक अंतर महाद्वीपीय समुद्र है जिसकी सीमा उत्तर में यूरोप महाद्वीप, पूर्व में एशिया और दक्षिण में अफ्रीका महाद्वीप से लगती है। पश्चिम में भूमध्य सागर जिब्राल्टर की संकीर्ण जल डमरू मध्य के माध्यम से अटलांटिक महासागर से जुड़ा हुआ है। पूर्वोत्तर में यह डार्डानेल्स जल डमरू मध्य, मरमरा सागर और बोस्पोरस जल डमरू मध्य के माध्यम से काला सागर से जुड़ा हुआ है। भूमध्य सागर दक्षिण पूर्व में स्वेज नहर के माध्यम से लाल सागर से भी जुड़ा हुआ है। इस क्षेत्र की विशेषता प्रचलित उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु है जिसे भूमध्य सागरीय जलवायु के रूप में जाना जाता है, जिसमें आमतौर पर हल्की गीली सर्दियां और गर्म शुष्क ग्रीष्मकाल होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हिंदू कुश हिमालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन, आर्कटिक और अंटार्कटिका के बाहर बर्फ और बर्फ की सबसे बड़ी मात्रा की उपस्थिति के कारण इसे तीसरा ध्रुव माना जाता है। मंगोलिया भी हिंदू कुश दूसरा कथन में मंगोलिया भी हिंदू कुश हिमालय क्षेत्र का हिस्सा है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? यह है आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। इसका सही विकल्प दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा। पहला और दूसरा स्टेटमेंट दोनों सही है। चलिए अब इसकी डिटेल्स को देखते हैं। इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट की एक नई रिपोर्ट के अनुसार हिंदू कुश हिमालय में ग्लेशियर द्रव्यमान का 65% तेजी से इसमें नुकसान देखा गया है। हिंदू कुश हिमालयी क्षेत्र में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चीन, भारत, किर्गिस्तान, मंगोलिया, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल है। इसे तीसरा ध्रुव माना जाता है क्योंकि इसमें आर्कटिक और अंटार्कटिका के बाहर बर्फ और हिम की सबसे बड़ी मात्रा मौजूद है। इस क्षेत्र की बर्फ और बर्फ एशिया के 16 देशों से होकर बहने वाली 12 नदियों के लिए पानी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। असम राइफल्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन, यह केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में से एक है और पूर्वोत्तर में अग्रणी उग्रवाद विरोधी बल है। दूसरा कथन, बल का परिचालन नियंत्रण गृह मंत्रालय के पास है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? यह है आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। इसका सही विकल्प दोस्तों ऑप्शन ए होगा। पहला स्टेटमेंट सही है। चलिए अब इसके डिटेल्स को देखते हैं। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में से एक असम राइफल्स पूर्वोत्तर में अग्रणी उग्रवाद विरोधी बल है। यह भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है। इसे भारतीय सेना के साथ उत्तर पूर्व में कानून और व्यवस्था बनाए रखने का काम सौंपा गया है और यह क्षेत्र में भारत म्यांमार सीमा की रक्षा भी करता है। इसे पूर्वोत्तर का प्रहरी भी कहा जाता है और इसका मुख्यालय शिलोंग मेघालय में स्थित है। यह दोहरी नियंत्रण संरचना वाला एकमात्र अर्धसैनिक बल है, जबकि बल का प्रशासनिक नियंत्रण
गृह मंत्रालय के पास है और इसका परिचालन नियंत्रण भारतीय सेना के पास है जो रक्षा मंत्रालय के अधीन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एशिया प्रशांत पादप संरक्षण आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन, यह एक अंतर सरकारी संगठन है जो पौधों के स्वास्थ्य और पौधों की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देता है। दूसरा कथन, भारत इस संगठन का सदस्य नहीं है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? यह है आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। इसका सही विकल्प दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा। पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है। चलिए अब इसकी डिटेल्स को देखते हैं। एशिया प्रशांत पादप संरक्षण आयोग एक अंतर सरकारी संगठन है जो पौधों के स्वास्थ्य और पौधों की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए एशिया प्रशांत क्षेत्र के देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देता है। इसकी स्थापना 1956 में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा अनुमोदित एक क्षेत्रीय निकाय के रूप में की गई थी। इसके सदस्य देश में भारत सहित 25 देश शामिल हैं। इसका उद्देश्य एशिया और प्रशांत क्षेत्र में अपने सदस्यों की पादप संरक्षण गतिविधियों का समन्वय और समर्थन करना है, जिसमें फाइटोसैनिटरी उपायों आदि के लिए क्षेत्रीय मानकों को विकसित करने पर जोर दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य पाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन, इस काल के लोग मछली पकड़ने की तकनीक से परिचित नहीं थे। दूसरा कथन, इस काल के मानव समाज मुख्यतः शिकारी समुदाय के थे। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? यह है आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। इसका सही विकल्प दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, दूसरा स्टेटमेंट सही है सिर्फ। चलिए अब इसकी डिटेल्स को देख लेते हैं। हाल ही में आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के ओरवाकल्लू गांव में एक मेसोलिथिक काल की रॉक पेंटिंग मिली है, जिसमें एक व्यक्ति को जमीन के टुकड़े को जोतते हुए दिखाया गया है। पेंटिंग्स प्राकृतिक सफेद काओलिन और लाल गेरू रंग से बनाई गई है। चित्र में एक आदमी को अपने बाएं हाथ से एक जंगली बकरी को पकड़ते हुए और उसे नियंत्रित करने के लिए हुक जैसा उपकरण चलाते हुए दिखाया गया है। दूसरे में दिखाया गया कि दो जोड़े हाथ ऊपर करके खड़े हैं, जबकि एक बच्चा उनके पीछे खड़ा है। मेसोलिथिक काल यानी कि मध्य पाषाण काल के दौरान मानव समाज मुख्य रूप से शिकारी समुदाय के थे। लोग अपनी जीविका के लिए शिकार, मछली पकड़ना और जंगली पौधों के संसाधनों को इकट्ठा करने पर निर्भर थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन, इसकी स्थापना भारत के अंतरराष्ट्रीय खुफिया मामलों को संभालने के लिए की गई थी। दूसरा कथन, यह केंद्रीय विदेश मंत्रालय के तत्वाधान में संचालित होता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? यह है आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। इसका सही विकल्प ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए इसकी डिटेल्स को देख लेते हैं। हाल ही में कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने 2 साल की अवधि के लिए भारत की बाहरी खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के प्रमुख के रूप में वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी रवि सिन्हा की नियुक्ति को मंजूरी दी है। इसकी स्थापना 1968 में भारत के अंतर्राष्ट्रीय खुफिया मामलों को संभालने के लिए की गई थी और वर्तमान में खुफिया शाखा प्रधानमंत्री कार्यालय के तत्वाधान में काम करती है। 1968 में तत्कालीन भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने RN काओ को राव के पहले निदेशक के रूप में नियुक्त किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विक्टोरिया झील के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन, यह पूर्वी अफ्रीका में स्थित है और इसकी सीमा तंजानिया, युगांडा और केन्या से लगती है। दूसरा कथन, यह व्हाइट नील नदी का स्रोत है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? यह है आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। इसका सही विकल्प दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा। पहला और दूसरा स्टेटमेंट दोनों सही है। चलिए इसकी डिटेल्स को देखते हैं। हाल ही में नेचर जर्नल में प्रकाशित एक नई वैज्ञानिक रिपोर्ट से पता चला है कि महत्वपूर्ण वर्षा परिवर्तन और बढ़ती चरम जलवायु घटनाएं बड़ी मानव आबादी के साथ साथ विक्टोरिया बेसिन झील की स्थानिक जैव विविधता को भी प्रभावित करती है। यह दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। यह पूर्वी अफ्रीका में स्थित है। इसकी सीमा तंजानिया, युगांडा और केन्या से लगती है। इसे केन्या में विक्टोरिया नयांजा, युगांडा में नालोबाले और तंजानिया में उकरेवे भी कहा जाता है। यह
व्हाइट नील नदी का एक स्रोत है जो उत्तर की ओर बहती है और अंततः सूडान में ब्लू नील से जाकर मिलकर नील नदी बनती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन, मिशन का लक्ष्य कौशल विकास के माध्यम से स्थायी आजीविका के अवसरों को बढ़ाकर शहरी गरीबों की स्थिति में सुधार करना है। दूसरा कथन, इसे केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है या है? आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। इसका सही विकल्प दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा। पहला और दूसरा स्टेटमेंट दोनों सही है। चलिए इसकी डिटेल्स को देखते हैं। यह देखभाल अर्थव्यवस्था, डिजिटल अर्थव्यवस्था, इलेक्ट्रिक गतिशीलता, अपशिष्ट प्रबंधन, खाद्य पैकेजिंग और अधिक जैसे अपने उद्यमों को शुरू करने और विस्तार करने की इच्छुक महिलाओं को सहायता प्रदान करेगा। दीनदयाल अंत्योदय योजना केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत एक प्रमुख मिशन है। इसका उद्देश्य कौशल विकास के माध्यम से स्थायी आजीविका के अवसरों को बढ़ाकर शहरी गरीबों का उत्थान करना है। इसकी फंडिंग की अगर बात करें तो केंद्र और राज्यों के बीच 75 और 25 के अनुपात में साझा किया जाएगा और उत्तर पूर्व में 90 से 10 इसका अनुपात होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महादाई नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन, यह पूर्वी घाट से निकलती है। दूसरा कथन, सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य मंडोवी नदी के द्वीप पर स्थित है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है या है? आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। इसका सही विकल्प दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल दूसरा स्टेटमेंट सही है। चलिए इसकी डिटेल्स को देखते हैं। महादाई नदी कर्नाटक के बेलगावी जिले के खानापुर तालुक में भीमगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य से पश्चिमी घाट से निकलती है। गोवा में इसे मांडोवी भी कहा जाता है। महादाई एक वर्षा आधारित नदी है जिसे कर्नाटक और गोवा के बीच उनकी पानी की जरूरतों के लिए साझा किया जाता है। सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य मंडोवी नदी के चोराओ द्वीप पर स्थित है और इसकी प्रमुख सहायक नदियां कलसा नाला, बंदूरी नाला, सुरला नाला, हल्तार नाला, पोटी नाला, महादई नाला, पंशीर नाला, बैल नाला और अंधेर नाला इनकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। तो चलिए मिलते हैं बिल्ड आईएएस पीसीएस के करंट अफेयर्स के अगले सेशन में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। आप हमसे टेलीग्राम के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।